नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं इंडियन एशियन हिस्ट्री के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो काफ़ी तर एग्ज़ाम में आते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में जिनके आने की संभावना है। मैं इन क्वेश्चनों के साथ में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और उसमें आने वाले उस एक्सप्लेनेशन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें और जुड़े रहें सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन साइट ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम? हड़प्पन साइट को सबसे पहले किसने खोजा? तो हड़प्पन साइट थी क्या, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसको 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोजा था। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये रावी रिवर पे सिचुएटेड है और इसकी लोकेशन वेस्टर्न साइड बोली जाती है, वेस्टर्न साइड है। और ये क्वेश्चन और भी आता है कि ये रावी रिवर के किस साइड पे सिचुएटेड है? तो ये रावी रिवर के लेफ्ट साइड पे सिचुएटेड है, लेफ्ट साइड ऑफ रावी रिवर। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस भी इसमें मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट एविडेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट एविडेंस जो मिलता है वो ग्रेनरीज हैं, ग्रेनरीज जिसकी टोटल संख्या 6 बताई गई है। दूसरी जो चीज़ मिलती है लेबर हाउस, मजदूरों के घर मिलते हैं, लेबर हाउस जिन्हें कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ की हड़प्पन साइड से मिलते हैं। ये इसको एफ टीला भी बोलते हैं। एफ टीला करके भी ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है कि एफ टीला कहाँ पाया जाता है, तो ये हड़प्पन साइड में पाया जाता है, ये ऑप्शन में आया था। तो ये जरूर याद रखें। कुछ स्पेशल नाम भी दिए गए हैं, वो क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, वो आते हैं जरूर। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेवयार्ड, इसमें ग्रेवयार्ड्स भी मिले थे, ग्रेवयार्ड जिनकी टोटल संख्या 35 थी। इसको R35 भी बोलते हैं। और भी चीज़ें मिली थी, जैसे बुल की बनी हुई आकृति, बुल की बनी हुई आकृति की सील मिली है, बुल ऑफ सील। ऐसी कई सीलें मिली हैं। एक रैबिट, खरगोश की भी सील मिली है। स्टैंडिंग वुमेन की सील मिली, खड़ी हुई महिला की सील। और बटन टाइप शेप की भी सील मिली है, बटन टाइप शेप। ये पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। ये स्टैंडिंग वुमेन स्टील, इसके आने के चांसेस हैं। और ये अपने रावी रिवर के पास होने की वजह से ये फर्टाइल भी है, ये ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे किताबों में लिखा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। तो अर्लीस्ट सिटी जो डिस्कवर्ड हुई थी, सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पन साइट। ये हुई थी हमारी 1921 में। मोहनजोदाड़ो जो थी 1922 में हुई थी। उसके बाद में रूप रंगपुर डिस्ट्रिक्ट और बारावली डिस्ट्रिक्ट में थी। रंगपुर डिस्ट्रिक्ट को हमारी इंडिपेंडेंस के बाद खोजा गया था 1953 में, और बारावली डिस्ट्रिक्ट को 1973 में। ये- आगे देखते हैं क्वेश्चन को। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो साइट? तो इसकी डिस्कवरी अभी मैंने आपको बताया 1922 में हुई। और इसके डिस्कवर करने वाले आर डी बनर्जी, यानी कि राखल दास बनर्जी। इनका पूरा नाम था राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी। इसको हम माउंट ऑफ डेथ भी बोलते हैं, माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला, मृतकों का मृतकों का टीला, टीला भी बोला जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे एविडेंस मिले। सबसे मेन एविडेंस जो इसकी पहचान भी बना वो था ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, जैसे हमारे यहाँ घाट होते थे, बड़े बड़े घाटों की तरह से उसमें एक
ग्रेट बाथ मिला, जिसकी एरिया की अगर बात की जाए तो 11.8 इंटू 7.1 फीट के एरिया में ये बना हुआ था। दूसरी चीज़ जो मिली वो थी स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल की मूर्ति, डांसिंग गर्ल। तीसरी चीज़ जो मिली एविडेंस के तौर पे, सील ऑफ पशुपतिनाथ शिवा, मुहर मिली जिसपे पशुपतिनाथ शिवा की मूर्ति थी। सील ऑफ पशुपति शिवा। तो इससे ये पता चलता है ये पशुपति शिवाजी के पूजा करते थे। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि मोहनजोदारो सभ्यता में किस भगवान की पूजा होती थी, तो क्वेश्चन में आंसर पशुपतिनाथ शिवा ही लगाएंगे। और चीज़ें देखते हैं जो मिली, ग्रेवयार्ड्स मिले, ग्रेवयार्ड्स मिले और बिल्ड कॉल्ड मेकअप बॉक्स भी मिला एक, मेकअप बॉक्स, मेकअप बॉक्स मिला। और एविडेंस ऑफ वेल इन एवरी हाउस, हर घर में कुआं होने का भी साक्ष्य मिलता है यहाँ पे, वेल इन एवरी हाउस। ये कुछ चीज़ें जो मोहनजोदारो में हमें देखने को मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जाता है। आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यानी कि शिप के लिए। तो इसका जो आंसर है वो लोथल है। लोथल में हमको डॉकयार्ड भी देखने को मिलता है। इसको खोजा था एस राव ने। ये भी पूछा जा सकता है किसने इसको खोजा था। और ये भोगा रिवर, रिवर पर सिचुएटेड था। इसके अंदर भी एविडेंस जो मिलते हैं, करेंसी मिलती है, करेंसी मिलती है पर्सिया की। तो इससे ये पता चलता है कि इनका ट्रेडिंग पर्सिया तक था, ये समुद्र के जरिए पर्सिया तक ट्रेड करते थे, यानी कि व्यापार करते थे। बोन ऑफ हॉर्स, बोन ऑफ हॉर्स, घोड़े की हड्डियां भी मिलती हैं। रिच ग्रेन, रिच ग्रेन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे पानी को रोकने के लिए, नेचुरल यूज करने के लिए काफी रिजर्वायर बनाए गए थे, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं रेन वाटर को रोकते हैं, उसके लिए जो टंकी टाइप की बनाते हैं वो यहाँ पे पाई गई। ठीक है। इसकी दो कैपिटल थी, एक थी हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदारो। ये इंडस वैली की कैपिटल थी सिविलाइजेशन की, और ये उनकी व्यापारिक सिटी थी जहाँ से ये लोग व्यापार करते थे, लोथल। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आलमगिरीपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट टू हड़प्पन कल्चर। ये हड़प्पन कल्चर में थी क्योंकि ये आलमगिरीपुर जो थी ये हड़प्पन कल्चर में चार साइडों में एक्सटेंड की हुई थी। जैसे अगर हम ऐसे इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये ईस्टर्न साइड की, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो ईस्ट साइड की ये लास्ट साइड थी हड़प्पन कल्चर की, जहाँ तक ये हड़प्पन कल्चर फैला हुआ था, जिसकी एरिया 1600 किलोमीटर बताया गया है।
वेस्ट वेस्ट से ईस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक ये 1100 किलोमीटर का एरिया था जिसमें ये फैली हुई थी। तो नॉर्थ में जो मांदा, ईस्ट में आलमगीरपुर, और साउथ में दयामाबाद, और वेस्ट में सुख सुखगुंडा। उधर ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट साइड में कौन सी साइड मोस्ट थी, वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में एंड साउथ साइड में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइड द फेमस बुल शिल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया हड़प्पन साइड से बुल शिल मिलती है, इसी के साथ में रैबिट स्टैंडिंग मूवमेंट और बटन शेप की सील भी यहाँ से मिलती है, मोर। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं वेदों पे। व्हाट इज अ उपवेद ऑफ यजुर्वेद। तो उपवेद की अगर बात करें तो इसका धनुर्वेद इसका उपवेद था, यानी कि इसका सही तरीके से यूज कैसे करते हैं ये यजुर्वेद में यजुर्वेद का ये धनुर्वेद में दिया हुआ था। 4 वेद हमारे यहाँ हुए, कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, ऋग्वेदा। दूसरा सामवेद, सामवेद। तीसरा यजुर्वेद, यजुर्वेदा। यजुर्वेद। चौथा हुआ अथर्ववेद। चलिए एक एक करके जानते हैं इन वेदों के बारे में। ऋग्वेद, ऋग्वेदा जो लिखा गया 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। इसका उपवेद आयुर्वेद है, आयुर्वेदा इसका उपवेद है। उपवेद काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, इसको ओल्डेस्ट एमोंग ऑल वेदा भी बोलते हैं। सबसे पुराना वेद यही है, ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। इसको 1520 बीसी से 1000 बीसी के बीच में लिखा गया, संकलन किया गया, ये बोला जाता है। ये कई पार्टों में डिवाइड है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10 डिवीजन है। इट इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट, 10 पार्ट में है। इसको पूजा कराने वाले पुजारी पुजारी जो होते हैं उसको होत्री बोलते थे, होत्रे होत्रे। इसके जो पार्ट हैं उसमें सबसे पुराने जो पार्ट हैं, ओल्डेस्ट पार्ट वो 2 2 और 7 है, 2 से 7। और न्यूएस्ट डिवीजन 10। इसकी रचना की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 10 मंडल, जो डिवीजन है उसको 10 मंडलों में कहते हैं, मंडल हैं। इसके अंदर सूक्त 1028 सूक्त हैं। श्लोक की अगर बात करें श्लोक की बात करें अगर तो एक 10,580 श्लोक हैं, जिसमें से
118 रिपीटेड है, कि 118 बार वो फिर से आए हैं। ये एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी कभार एग्जाम में पूछा गया, सूक्त कितने हैं, श्लोक कितने हैं ऋग्वेद में। अगर हम मंडल की बात करें, जिसमें से मेन जो मंडल है वो थर्ड है, थर्ड मंडल है, जिसमें गायत्री मंत्र दिया हुआ है। गायत्री मंत्र दिया हुआ है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मंडल है वो 10वां मंडल है, 10th मंडल। इसके अंदर सोसाइटी को डिवाइड करने का वर्ण की व्यवस्था बताई गई है, वर्ण व्यवस्था इसी के अंदर बताई गई है, जिसके अंतर्गत 4 वर्ण बताए गए: ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। और ऋग्वेद में ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी, ना कि जन्म के आधार पे। आगे चल के ऋग्वेद के अंदर अंधविश्वास बढ़ता गया, तो इसको जन्म के आधार से जोड़ के देखे जाने लगा, मगर ऋग्वेद, असल ऋग्वेद के अंदर ये व्यवस्था कर्म के आधार पे थी, की गई थी। जैसा अगर आप कर्म करेंगे उस हिसाब से आप की वर्ण की तुलना की जाती थी। आगे देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद, इसको संगीत का वेद बोला जाता है। इसमें गायन के मंत्र मिलते हैं। टोटल 1549 मंत्र हैं इसके अंदर। ये संगीत को डिनोट करता था, सिंगिंग। और इट इज रिलेटेड टू 7 नोट्स ऑफ म्यूजिकल, 7 नोट्स भी मिलते थे इसमें। आगे बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, यजुर्वेद, ये यज्ञ का कर्म कांड के लिए आता था। यज्ञ कर्म कांड जो होते हैं उसके लिए इसको यूज किया जाता था। इसमें सेक्रीफाइस जिसे बोलते हैं, रिचुअल्स, सेक्रीफाइस। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से वेद में सेक्रीफाइस दिया हुआ है, तो ये यजुर्वेद में दिया हुआ कर्म कांड जिसको कहते हैं। इसको पूजा कराने वाला जो प्रीस्ट होता था उसको आयु बोलते थे। ये 2 भागों में था। पहला शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये कुछ बातें यजुर्वेद के बारे में। आगे देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। चलिए अब हम देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद जो हमारा चौथा वेद है, अथर्ववेद, इसको ब्लैक मैजिक भी बोलते थे। ब्लैक मैजिक, काले जादू का वेद भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर काला जादू दिया हुआ है। ब्लैक मैजिक की बात की गई है इसके अंदर। ठीक है, इसका उपवेद की बात करें, उपवेद जो था वो शिल्प वेद, शिल्प वेद है। इसको विश्वकर्मा ने लिखा है, विश्वकर्मा ने लिखा है। और इसके
पूजा कराने वाला आचार्य जो होता है उसको हम पूजा कराने वाले पुजारी को ब्रह्मा बोलते हैं। ब्रह्मा। ब्रह्मा बोला जाता है। और अथर्ववेद को अथर्व ऋषि ने लिखा था। अथर्व ऋषि ने संकलन किया था। उपन्यास की अगर हम बात करें तो इसमें से सत्य में विजयते लिया गया है। और मुंडको उपनिषद इसका सबसे छोटा उपनिषद है। मुंडको उपनिषद जो है उसका सबसे छोटा उपनिषद है। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको पसंद आए वो। ये कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जो पूछे जाते हैं, इनके बारे में मैंने डिस्कशन किया। आने वाले आगे चैप्टर्स में मैं कल इसी एशियन हिस्ट्री के और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो बुद्धिज्म, जैनिज्म और अशोक के बारे में होंगे। धन्यवाद। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में और ऐसी वीडियो मिल सके जानकारी के तौर पे। धन्यवाद।